Hello everyone, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you next topic from the chapter gravitation, that is the Newton's universal law of gravitation. We also call universal law of gravitation, means Newton's law given by the Newton. So Newton, we know that the Sir Isaac Newton, clear? Newton's universal law of gravitation क्या बताता है हमें? Every body in this universe, ठीक है, तो इस यूनिवर्स में कहीं भी एनीवेयर एवरीवेयर जो एवरी बॉडी है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद द फोर्स, क्लियर? तो जहाँ पे हमारे पास ये टर्म्स आती है फोर्स, क्लियर? जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती है किसी भी टू बॉडीज के बीच में म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है? तो हम यहाँ पे टू बॉडीज ले लेते हैं, लेट बी द टू बॉडीज है हमारे पास, एक हमारे पास ए बॉडी है ए एंड देन सेकंड इज बी, क्लियर? और इनका हमारे पास है मास, इसका हमने ले लिया लेट बी, मैंने आपको सिंबल्स में बताया था स्मॉल एम, और एक का हमने ले लिया कैपिटल एम, क्लियर? अब ये दोनों जो है वो एक दूसरे की तरफ को जो क्या करती है म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है इनकी, और इनके सेंटर से यहाँ तक की जो बीच में हमारे पास क्या आ जाती है दूरी, ये है डिस्टेंस, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं और स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, क्लियर? अब ये लॉ जो है वो क्या समझा रहा है हमें? ये समझा रहा है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में एवरीवेयर एनीवेयर एक बॉडी जो है वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ, क्लियर? फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से, मैंने कल आपको बताया था। अब वो कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि अगर हम इन दोनों के मास को मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, जैसे m इंटू कैपिटल M कर दे, इनको हम मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हमारी जो फोर्स होती है उनके प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो ये जो हमारे पास डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के, क्लियर? अब आपको ये क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको टर्म 2 में जो चैप्टर आ रहा है, क्लियर? तो उसमें ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर में ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा क्वेश्चन का कि एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फिर उसे डिराइव करो मैथमेटिकली, क्लियर? तो पहले तो आप लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लिखे कैसे इसको, तो इसको आपने नॉर्मल स्टेट करना है कि एवरीवेयर इन द यूनिवर्स every body attract to the other body with the force, that force is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their centers, between their bodies, clear? अब according to these two, अब ये जो फोर्स ऑफ हमारे पास फोर्स है जिसे हम बोलते हैं इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स, जो वीकेस्ट फोर्स है हमारे यूनिवर्स में, ठीक है? नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स जो है वो कौन सी होती है? ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्लियर? अब हम इसे ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली जो आपने इसको ड्राइव करना है वो क्या है हमारे पास? मैथमेटिकली एक्सप्रेशन, उसमें हमें जो स्टेटमेंट होती है कि यूनिवर्सल लॉ क्या स्टेट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमने जहाँ पे सिंबल्स के साथ इसको जो है वो मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है, क्लियर? तो हम क्या बोले एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स। अब हम इसके पहले सिंबल्स ले लेते हैं कि हमारे पास मासेस ऑफ बॉडीज क्या है, मासेस ऑफ द बॉडीज, लेट बी हमने क्या क्या ले रखा है, हमने लिया है स्मॉल m और कैपिटल M, ठीक है? तो स्मॉल m हमारा किस बॉडी का है? ए बॉडी का, और एक हमारे पास कौन सी बॉडी है? बी बॉडी, ठीक है? ए और बी बॉडी है जिसके पास हमारे मासेस है स्मॉल m एंड कैपिटल M। फिर हमारे पास जो है वो डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, क्लियर? तो वो हमारे पास क्या है? डिनोटेड बाय डी। अब हमारे पास फोर्स जो उन दोनों के बीच में है, जो हम बोल रहे हैं कि दो बॉडीज के बीच में फोर्स होती है जहाँ कहीं भी प्रेजेंट हो एनीवेयर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दैट इज द एफ, क्लियर? अब इस सिंबल्स को यूज करके हम इसे ड्राइव करते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? कहते हैं जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। कौन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? फोर्स।
तो फोर्स को हम करते हैं डायरेक्टली। ये बेटा प्रोपोर्शनैलिटी होती है जो फिजिक्स के अंदर हम यूज करते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो इसे बोलते हैं जब इसके सामने टर्म लिखेंगे तो इसके डायरेक्टली होएगा, अगर उसे हम रेसिप्रोकल में लिख रहे हैं तो वो उसके इनवर्सली हो जाता है। तो फोर्स जहाँ पे हम बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो प्रोडक्ट क्या होता है? हमें पता है प्रोडक्ट वर्ड जो है वो हम यूज करते हैं जब हम दो चीजों के मल्टीप्लाई करके उसका जो रिजल्ट आता है हमारे पास, हम बोलते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 क्या है 6। तो ये प्रोडक्ट हो गया इन दोनों का, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे हम मैथ में करती है। तो मैथ्स के अकॉर्डिंग हमारे पास ये क्या होगी? इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगी। क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे यहाँ पे बनेगी कि यही फोर्स जो है वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली थी और ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली है। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी फोर्स इज इनवर्सली। इनवर्सली में मैंने अभी क्या कहा आपको कि उसमें क्या हो जाएगा? वो रेसिप्रोकल में लिखेंगे। ये टर्म हमारी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमारे पास ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। अब जैसे हम मैथ में करते हैं, हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो हमने कंबाइन किया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को। तो हमारी लेफ्ट साइड क्या है? सेम है, एफ लिख लिया हमने। एंड राइट साइड में हमारे पास क्या है? राइट साइड में हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो कंबाइन होके आ गई। क्लियर। अब हम फिजिक्स में क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी है ये हमेशा इसका कोई वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो किसका बता रही है? वो बता रही है ग्रेविटेशन के लिए, ठीक है। तो ये जहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसे हम जो है वो जहाँ से रिमूव करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को और यहाँ पे हम टर्म यूज करेंगे इज इक्वल टू में कैपिटल जी। तो कैपिटल जी जो है वो हमारे पास क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारे पास जो जी है वो क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। फिजिक्स में हम हमेशा बहुत सारे ऐसे जो है वो हायर क्लासेस में आप 10th में भी करोगे, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास ये सिंबल होता है प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद उसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है उस इक्वेशन में जिससे हम पुट करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल जी है जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी के बाद हमारे पास इसको हम बोलते क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है हमारे पास? ये कैपिटल जी है, इसके कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। और उसे हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और इससे हम जो है वो इसकी वैल्यूज न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब इस जी को जो अगर हम फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हमारा ये क्लियर हो गया इतना कि ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि वो क्या कहता है? वो हमें कहता है कि जो फोर्स होती है वो जो टू बॉडीज के बीच में फोर्स है बिटवीन टू बॉडीज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात करें तो ये हमारे पास क्या निकल गया है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर। ये हमारे पास क्या है? कैपिटल जी, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कैपिटल जी जहाँ पे निकल के आई है ये हमारे पास रीअरेंज करके हम इसकी वैल्यू बनाते हैं। ये जो जी है बेटा इट्स डज नॉट चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती वैल्यू, ये कांस्टेंट है तभी हम इसको बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डज नॉट चेंज एनीवेयर इन द यूनिवर्स, कहीं भी आप इसे यूज करोगे ये चेंज नहीं होती, ये सेम रहती है। और इसीलिए हम इसे कहते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो अगर ये चेंज नहीं होती एवरीवेयर एनीवेयर इन द यूनिवर्स कांस्टेंट है तो इट्स मीन ये फॉलोइंग फैक्टर पे इफेक्ट नहीं करेगी। क्लियर। तो हमारे पास जैसे कि मास है, मासेस ऑफ द बॉडीज, ठीक है। तो जो हम बॉडीज यूज कर रहे हैं उनकी मासेस पे भी डिपेंड नहीं करती, उनके बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, उन पे भी जो है वो डिपेंड नहीं करती। और
मीडियम बिटवीन द बॉडीज, जो दो बॉडीज के बीच में मीडियम है उस पे भी ये डिपेंड नहीं करती। क्लियर। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास जी है ये चेंज नहीं होता एनीवेयर एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, दैट्स व्हाई इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, मासेस, डिस्टेंस एंड मीडियम बिटवीन द बॉडीज। क्लियर। तो इसलिए इसके पास हमारे पास यूनिट फॉर्म होता है। पहले तो हम इसकी वैल्यू फॉर्म करेंगे कि कैपिटल जी की वैल्यू फॉर्म कैसे करेंगे। सिंपल बेटा, किसी की भी वैल्यू अगर हम मैथ में आप अलजेब्रा करते हो निकालने, तो उस वैल्यू को निकाल लेते हैं फ्रंट में और उनको रीअरेंज करके उसकी वैल्यू बनाते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यूज बनाए कैपिटल जी की, तो हमारे पास डी स्क्वायर जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और जी हमारा वहीं पे रहेगा इज इक्वल टू में जी की वैल्यू होगी, और ये हमारा रेसिप्रोकल होगा। हमें पता है कि जो चीज़ इधर डिवाइड होती है वो उधर मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो इधर मल्टीप्लाई में होगी वो इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास जो मासेस है वो हमारे रेसिप्रोकल में यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू फॉर्म हो जाएगी किसकी, जी की। और ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, हम इसे देते हैं वैल्यू को। ठीक है। 6.67 इंटू 10 की माइनस 11 यूनिट्स में इसका। तो इसमें हमारा जो एसआई यूनिट है जी का, कैपिटल जी का, वो हम कैसे फॉर्म करेंगे। तो बेटा एसआई यूनिट है सिंपल, अगर आपको याद नहीं आता है, ऐसे याद नहीं हो पाता है कि क्या है इसका यूनिट, तो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है। हमें पता है फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। तो हमने एन लिख लिया। और डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं हम, लेंथ के लिए मीटर। तो मीटर का यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। और वेट का हम क्या लेते हैं, केजी, यू नो। ठीक है। तो केजी इंटू केजी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या यूनिट बन गया इसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, वो हमारे पास यूनिट रह गया यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का। ठीक है। अगर आप पर केजी लगा रहे हो तो आप पॉजिटिव में स्क्वायर लिखोगे, अगर आपको पता है आपने एक्सपोनेंट कर रखे हैं, और अगर आपने सीधा साथ में लिखना है तो आप उसकी पावर को नेगेटिव में लिख देते हो। तो ये हमारे पास एसआई यूनिट है किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जी का, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2 इनवर्स स्क्वायर। क्लियर। इसको इनवर्स स्क्वायर बोल देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे इसकी फिक्स वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है हमारे पास उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर। इस कांस्टेंट वैल्यू को जो है वो आप किसी भी न्यूमेरिकल में जो है वो पुट कर सकते हो, दैट इज 6.67 इंटू 10 की माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। क्लियर। और जो आपके पास इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जो इफेक्ट है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ठीक है। तो ये हमारे पास जो फोर्स ऑफ इफेक्ट है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के, वो ये है कि ये जो फोर्स है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा जो सोलर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो जो नेचर में हमारा सोलर सिस्टम है वो इसी पे ही एग्जिस्टेंस हो रहा है, यही फोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ मूव कर रही है अराउंड द सन, मून अराउंड द अर्थ जो है वो मूव कर रहा है, या फिर टाइड्स है। ठीक है। जो टाइड्स है वो फॉर्म्ड होती है सी में। आपको पता है कि जब मून जो होता है वो टाइड्स को वाटर को अट्रैक्ट करता है, और वो जो है वो टाइड्स फॉर्म होती है सी में, वो सारी इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होती हैं। इसी ने अर्थ को होल्ड कर रखा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। रेन ड्रॉप्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, रिवर्स फ्लो कर रही हैं सी की तरफ को, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज है हमारी वो किस पे डिपेंड है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स पे। और यही कीप्स करती है इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशंस इन प्लेस, वो पानी को उसी जगह पे रखती हैं और प्रिवेंट इट्स फ्रॉम फ्लोइंग, उसको बहने से रोकती हैं। तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, कि जो हमारे पास मास ऑफ डबल स्टार, मास ऑफ स्टार्स, मास ऑफ मून, अर्थ, सन, प्लैनेट, किसी भी अगर ऑब्जेक्ट का हमें मास फाइंड आउट करना है, हेवनली बॉडीज का मास फाइंड आउट करना है, तो हम इस फोर्स को ग्रेविटेशनल वैल्यू को जो है वो यूज करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स
universal law of gravitation, its statement, its mathematical derivation, and find out the gravitational constant, that is the capital G, and about it, its factor and its formula and its SI unit and its constant value. Now next video we will use this value, and we will find out the mass of the earth, mass of the moon, and so on. I hope you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.